हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं अबाउट पॉपुलेशन इंटरैक्शंस एंड टुडे वी विल गोना कवर इन डिटेल द कमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। तो हम कौन कौन से पॉपुलेशन इंटरैक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट 3 इंटरैक्शंस दैट वो प्रीडेशन, competition and parasitism. Now today we have to discuss commensalism and mutualism. So first let's begin with commensalism. So what is commensalism? अगर आपको याद आ रहा है तो commensalism का बढ़िया क्या होता है, मतलब commensalism होता है, commensalism is the type of population interaction in which one species is benefited and other species remain neutral. एक का इसमें होता है फायदा और दूसरे जो होता है वो उसमें रहता है अनअफेक्टेड, दूसरे स्पीशी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता है। क्लियर? सो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं कॉमेंसलिज्म के? ऑर्चिड ग्रोइंग इज एपिफाइड ऑन अ मैंगो ब्रांच। सो मैंगो जो ट्री होता है, मैंगो ट्री, उसके ब्रांच पर ऑर्चिड्स ग्रो कर जाते हैं। अब ऑर्चिड्स का मैंगो की ब्रांच पे ग्रो करने से क्या हो रहा है? ऑर्चिड्स को तो बढ़िया है, वहाँ पे सब कुछ मिल रहा था तो वो ग्रो कर जा रहा है, लेकिन क्या उसमें मैंगो प्लांट को कोई खास नुकसान हो रहा है? क्या कोई दिक्कत हो रही है? नो। क्या कोई फायदा हो रहा है? नो। तो मैंगो ब्रांच या मैंगो प्लांट हेयर इज न्यूट्रल स्पीशी, उसको कुछ भी दिक्कत नहीं है, एंड ऑर्चिड्स इज गेटिंग द बेनिफिट्स। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म। सेकेंड, बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ अ वेल। जो वेल होता है उसके बैक पर बार्निकल्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। अब भाई उससे क्या हो रहा है? बार्निकल्स जो होगा उसको तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा क्योंकि जहाँ जहाँ वेल जाएगी उसको खाना मिलता रहेगा, लेकिन क्या वेल को कोई प्रॉब्लम है बार्निकल्स के ग्रो करने से? नो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो हमारा क्या हो जाता? नेगेटिव साइन आता है, दैन इट विल गोज अंडर पैरासिटिज्म। लेकिन यहाँ पर ना वेल को कोई एडवांटेज हो रहा है ना उसको कोई डिसएडवांटेज या हार्म हो रहा है, तो दैट इज व्हाई वेल हियर इज न्यूट्रल स्पीशी, दैट इज व्हाई दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म। तो 2 एग्जांपल्स क्लियर हुए और हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कॉमेंसलिज्म के। कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। देखो क्या होता है ना, आपने देखा है ना, जब ये भैंस जो होती है खाना खाती रहती है तो इसकी पीठ पर आके वाइट कलर के बगुले आके बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर भैंस अपना खाना खाती रहती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी ना बगुलों से परेशान कर रहा है। और जब भैंस ऐसे 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 करके अपने मुंह को घास में इधर उधर डालती है तो जो बहुत ही फाइन इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो उड़कर ऊपर की तरफ आते हैं, और जैसे ही वो ऊपर आते हैं तो उसकी पीठ पे बैठा हुआ बगुला वो उसको खा लेता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, जो ये बड़ा वाला कैटल है, जो बफेलो है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, वो बढ़िया अपना खाना खा रहा है, उसको ना कोई फायदा ना कोई उसका नुकसान, वो तो नॉर्मल अपना खाना खा रहा है। लेकिन यहाँ फायदा किसका हो जा रहा है? जो दूसरा कैटल इग्रेट है जो बैठा हुआ है ऊपर, उसका बड़ा मजा आ रहा है, उसको फायदा हो जा रहा है क्योंकि उसको इंसेक्ट्स खाने को मिल रहा है, उसका भी खाने का इंतजाम हो रहा है। तो कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, द इग्रेट्स फोराज क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग। वो हमेशा जहाँ पे भैंस खाना खा रही होती है, आप देखना वहाँ पे बगुले आपको बड़े आराम से बैठे हुए दिखेंगे। एज द कैटल मूव द वेजिटेशन इंसेक्ट बिकम्स आउट, अदरवाइज इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द इग्रेट्स टू फाइंड एंड कैच द इंसेक्ट। अब भाई इतनी बड़ी वहाँ पे भैंस जाके उनको ऐसे ऐसे पूरा डिस्टर्ब कर दे रही है तो वो कीड़े उड़ के आ भी जा रहे हैं, नहीं तो ये बेचारा बगुला ढूंढता ही रह जाएगा, इसको तो वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स मिलेंगे ही नहीं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म। 3 एग्जाम्पल्स आपने देख लिए, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, सी एनेमने एंड क्लाउन फिश। तो क्लाउन फिश और सी एनेमने का क्या चक्कर है भाई? सी एनेमे क्या होता है? एक टाइप का टीनोफोरा होता है। अब उस टीनोफोरा में अगर उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, उसमें ऐसे करके स्टिंजेस होते हैं, ठीक है, तो भाई ये जो है सी एनेमने, अब इसमें क्या होता है, जो क्लाउन फिश होती है इसके यहाँ पे टेंटेकल्स पे इसके यहाँ पे रह जाती है, ग्रो कर जाती है बढ़िया से। ये जो वाइट कलर की बैठी है ये कौन है? ये है हमारी क्लाउन फिश। अब क्या होता है, जैसे जैसे ये सी एनेमने मूव करेगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे इन फिशेस को भी खाना मिलता जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होता है, दूसरी चीज़ जो होती है, ये जो इनके टेंटेकल्स होते हैं, इन पे होते हैं छोटे छोटे टेंटेकल्स होते हैं, मतलब ये जो इनके लेग्स टाइप के स्ट्रक्चर हैं, इन पे छोटे छोटे स्टिंजेस होते हैं, छोटे छोटे स्टिंजेस होते हैं। तो क्या हो रहा है, फिश को अल्टीमेटली जो क्लाउन फिश इनके टेंटिकल्स पर रह रही है वो उसको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है,
तो यहाँ पे आप देखो कि क्लाउन फिश को खाना भी मिल रहा है विद द सी एनेमनी, एज द सी एनेमनी मूव्स उसको खाना मिल जाएगा और उसको साथ साथ में प्रोटेक्शन भी मिलेगी अगेंस्ट द प्रीडेटर्स, उसको कोई खा नहीं पाएगा। तो यहाँ पर सी एनिमनी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बैठे रहो नहीं बैठ रहो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। बट द क्लाउन फिश इज गेटिंग ऑल द एडवांटेजेस हेयर, उसको खाना भी मिल जा रहा है और प्रोटेक्शन भी मिल जा रहा है। सो अगेन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसिलिज्म। एम आई क्लियर टू यू? तो इन कॉमेंसिलिज्म आपको ये 4 एग्जाम्पल्स याद करने हैं। पहला ऑर्चिड growing on mango branch, then barnacles growing on the back of the whale, then cattle egret and the grazing cattle, and sea anemone and the clownfish. Am I clear to you? So this is everything about commensalism. So now let's move forward to next type of population interaction, that is mutualism. So mutualism is a population interaction where both the species are benefited. दोनों आराम से रहती हैं और दोनों को ही बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या होता है, सबसे पहले एग्जाम्पल्स बात करें जब, तो आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल पता है लाइकेन, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हो लाइकेन। तो आप, क्या होता है लाइकेन? लाइकेन इज अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। किस किस के बीच में होता है लाइकेन? लाइकेन इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन अ फंजाई एंड एल्गे और साइनोबैक्टीरिया। तो जो लाइकेन होता है, लाइकेन इज अ म्यूचुअल एसोसिएशन किस किस के बीच में? बिटवीन अ फंजाई एंड एल्गे, लोअर प्लांट, फंजाई एंड द एल्गे। अब होता क्या है भाई, फंजाई और एल्गे, जो फंजाई होती है वो फंजाई को आप ऐसा समझो कि ही इज द मैन ऑफ द हाउस। तो जनरली हमारी इंडियन सोसाइटीज़ में ऐसा होता है ना, जो मैन होता है वो रिसोर्सेज ला के देता है, एंड जो एल्गे होती है दैट इज द फीमेल इन द हाउस, तो वो कुक कर देगी खाना वाना। तो बस यही चक्कर है। यहाँ पे जो फंगस होगा वो ऑल द न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज उसमें बहुत लंबे लंबे हाइफे होते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दोज हाइफे एंड माइसीलियम ऑल द न्यूट्रिएंट्स, फूड, वाटर, सब कुछ एब्जॉर्ब करके लाके देगा फंगस। एंड एल्गे जो है उसके पास में प्रेजेंट है क्लोरोफिल एंड हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज फूड। तो एल्गे इन सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज करेगा और फूड को सिंथेसाइज करेगा। साथ ही साथ में एल्गे जो है वो फंगस को रहने के लिए भी जगह देगा ऑन इट्स रूट्स। क्लियर, समझ में आके? तो लाइकेन इज एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। इट इज अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड द एल्गे, फंगस एंड एल्गे और द साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट माइकोराइजा, ये भी बड़े अच्छे से जानते हो भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा इज द म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। आपको पता है जो प्लांट किंगडम होता है उसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 5 फाइलम में। क्या क्या? सबसे पहले एल्गे, देन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो अगर जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म के साथ में फंगस एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट, इनके बीच में एसोसिएशन है फंगस एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइकोराइजा। और अगर फंजाई और एल्गे के बीच में एसोसिएशन है, एल्गे तो लोअर प्लांट, तो इसको हम बोलते हैं लाइकेन। समझ में आई कहानी? तो माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा इज द म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई and roots of higher plants, roots of higher plants. The fungi helps the plant in absorption of essential nutrients from the soil, while the plant provide the fungi with the carbohydrates. बस वही कहानी कि fungi के हाइफे हैं तो वो सारे nutrients, water सबको absorb करके लाके देगा इस plant को, और plant के प्लास में होता है chlorophyll, तो plant will be responsible for synthesizing all the food and providing, खुद भी खाना खाएगा और उसको भी खिलाएगा। उसने रिसोर्सेज ला के दे दिया, उन्होंने खाना बना के दे दिया। समझ में आई कहानी? तो यू हैव लर्न 2 एग्जाम्पल्स, लाइकेन एंड माइकोराइजा। थर्ड एग्जाम्पल इज म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल थ्रू पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्जन। अब आपको म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो मैम है ऐसा भी होता है? आए वही वाला रिएक्शन था तुम्हारा, बैगन वाला, बैगन आए वाला। क्या होता है? हाँ चलो देखते हैं क्या होता है। जो प्लांट्स होते हैं, आपने पढ़ा है इन द चैप्टर 2, पॉलिनेशन जो होता है वो टोटली, मतलब जो सबसे अच्छा पॉलिनेशन है वो जो एनिमल्स के थ्रू होता है, हम उसको ही मानते हैं। तो एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स किसी भी प्लांट पर आते हैं। क्यों आते हैं? क्या एनिमल्स ऐसे फ्री फोकट में आए हैं? नो, फ्री फोकट में नहीं आए हैं। एनिमल या बर्ड्स, कोई भी इंसेक्ट अगर आता है तो वो क्यों आता है? टू सक द नेक्टर। वो नेक्टर को पीने के लिए आते हैं ऑन फ्लावर्स। और जब फ्लावर्स पे नेक्टर को लेने आते हैं तो भाई अब प्लांट बोलेगा कि अगर मैं तुम्हें अपना नेक्टर दे रहा हूँ तो बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। तो इंसेक्ट बोलता है ठीक है भाई, तुम्हारा पॉलिनेशन कर देंगे ताकि तुम बढ़ते रहो, तुम्हारा घर बार चलता रहे, तुम्हारी जनरेशन्स बनी रहे।
तो उसको मिल गया, इंसेक्ट को मिल गया नेक्टर एंड प्लांट का हो गया पॉलिनेशन। समझ में आई कहानी? तो दिस इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। One more example of mutualism between plant and animal is the fig tree and wasp. Fig tree and wasp क्या होता है? जो fig tree होती है, fig tree, तो fig tree के अंदर तो inside fruit जो wasp होती है वो अपने egg को lay कर देती है, क्योंकि जो fig tree है उस wasp को space provide कर रहा है for laying eggs। अपने eggs को वहाँ lay करता है ये wasp। कहाँ पे lay करता है? In the fig trees, in the fig fruits। अब क्या होता है? जब तक वो एग्स बड़े नहीं हो जाते, फर्टिलाइज नहीं हो जाते, तब तक वो वहीं उस फिग ट्री के अंदर रहते हैं। इन टर्न जो वैस्प होता है वो पॉलिनेशन करके देता है फिग प्लांट को, और जब एक बार वो मैच्योर हो जाते हैं, एग फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाते हैं। फिग के प्लांट ट्रीज के इनसाइड में जो वो ट्रैप रहते हैं, अंदर वो ट्रैप रहते हैं, वो वहाँ से वो हट जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। तो वी हैव डिस्कस 3 एग्जाम्पल। नाउ देख लो, पढ़ते हैं इसे डिटेल में। द फिग स्पीशीज पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प स्पीशी एंड नो अदर स्पीशी। तो फिग जो होता है इट इज ओनली पॉलिनेटेड बाय वास्प। नाउ द फीमेल वास्प पॉलिनेट्स द फिग इनफ्लोरेसेंस व्हाइल सर्चिंग फॉर सूटेबल एग लेइंग साइट इन फ्रूट। तो भैया जो वास्प है उसको तो एग लेइंग साइट मिल गई फ्रूट के अंदर, फिग फ्रूट के अंदर, और जो फिग प्लांट था उसका पॉलिनेशन होगा। द फिग ऑफर्स द वास्प सम डेवलपिंग सीड्स एंड एज फूड फॉर द वास्प लार्वा। तो जो वास्प के लार्वे होते हैं उसको ये फिग प्लांट थोड़ा बहुत ऐसे खाना भी ऑफर कर दे रहा है, बदले में वो सिर्फ इतना करने के लिए बोल रहा है कि तुम मेरा पॉलिनेशन करके दो, और मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें जगह दे रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों को खाना दे रहा हूँ, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन करके दो। सो दिस इज हाउ things work. Okay, now let's discuss another example of mutualism in orchids. Orchids, सबने सुना है orchids। तो orchids show diversity of floral pattern। orchids में बहुत ही अलग अलग टाइप के flowers होते हैं। They attract the right pollinator insect, bees and bumblebee to ensure pollination। अब आपको पता है flowers होते हैं, flowers में अलग अलग स्मेल होती है, और क्या होता है? ओडर होता है और कलर होता है। किसको अट्रैक्ट करने के लिए होता है ये सब? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। और इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करना है? फॉर डूइंग पॉलिनेशन। यहाँ पर ऑर्चिड प्लांट्स के लिए जो पॉलिनेशन करते हैं दे आर बीज एंड द बम्बल बीज। दे आर बीज एंड द बम्बल बीज। तो बीज एंड बम्बल बीज आर द पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर द ऑर्चिड्स, फॉर द ऑर्चिड्स। नाउ नॉट ऑल ऑर्चिड्स ऑफर रिवॉर्ड। अब सारे ऑर्चिड रिवॉर्ड्स ऑफर नहीं करते। रिवॉर्ड क्या होता है? रिवॉर्ड वॉज पोलन एंड नेक्टर, मेनली नेक्टर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो फिनोमिना देखने को मिलता है ऑर्चिड्स में उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डिसीट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सेक्सुअल डिसीट। सॉरी, सेक्सुअल डिसीट ऑफ ओफायरस। तो ओफायरस इज अ टाइप ऑफ मेडिटेरियन ऑर्चिड। तो ऑर्चिड के पौधे में हमें बहुत बड़ी गद्दारी देखने को मिलती है, धोखा देखने को मिलता है, दैट इज सेक्सुअल डिसीट। क्या होता है सेक्सुअल डिसीट? चलो समझते हैं। ये होता है सेक्सुअल डिसीट कि ऑर्चिड प्लांट को बीज और बम्बल बीज की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है ऑर्चिड प्लांट को बीज और बम्बल बीज की? बिकॉज उसको तो अपना पॉलिनेशन करवाने से मतलब है कि उसके पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना चाहिए। अब अगर बीज और बम्बल बीज आएंगी और आपको अपना काम कराना है, ऑर्चिड को अपना काम कराना है, तो ऑर्चिड को इंटर्न कुछ रिवॉर्ड देने पड़ेंगे। रिवॉर्ड होता है नेक्टर। ऑर्चिड चाहता है कि बिना नेक्टर दिए मेरा काम हो जाए, मुझे नेक्टर भी ना देना पड़े और मेरा पॉलिनेशन हो जाए। तो अब ऑर्चिड क्या करता है? ऑर्चिड बहुत बड़ा धोखा करता है जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल डिसीट। व्हाट डज ऑर्चिड डू? जो ऑर्चिड के फ्लावर्स होते हैं वो अपने आप को मॉडिफाई करके कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू फीमेल, जस्ट सूडो फ्लावरिंग है ना, इनटू फीमेल बीज एंड बम्बल बीज। फीमेल बीज एंड बम्बल बीज। तो जो फ्लावर्स होते हैं ऑर्चिड के वो खुद को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? इनटू फीमेल बीज एंड बम्बल बीज। अब फीमेल बीज और बम्बल बीज, इंसेक्ट घूमते हुए बीज और बम्बल बीज घूम रहे होते हैं, उनको लगता है वो देखो फीमेल बी को देख के द मेल, ओरिजिनल मेल बी गॉट अट्रैक्टेड। बट क्या ये असली फीमेल है? नो,
दिस इज द फेक फीमेल, सूडो फीमेल, जो फ्लावर्स ऐसे डिपिक्ट होने लगे कि वो हैं बीज हैं, बट एक्चुअल में दे आर द फ्लावर्स। तो इसको देखकर जो बी और बम्बल बी होते हैं वो बेचारे धोखा खा जाते हैं, वो उड़ते हुए फ्लावर पर आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि फीमेल है, वो विद द सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, उन्हें लगता है कि रिप्रोड्यूस करेंगे, इस सेंस से वो आ जाते हैं। बट नो, वहाँ पे कुछ भी रिप्रोडक्शन जैसा नहीं होता, रादर बस उनको पॉलिनेशन, पॉलन्स को कलेक्ट करते हैं और वो उड़ जाते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके साथ में ये क्या हो गया। तो दिस इज नोन एज सेक्शुअल डिसीट। One petal of its flower, one petal of the flower resemble female bee in size. किसकी तरह resemble करने लगती है? Female bee in size, color and markings. So male bee pseudo copulates. तो male bee आके वहाँ पे करता है pseudo copulation. समझते हो ना? The mating between the male and female is known as copulation. But here it is not the actual mating because the female is not actual. It is just a petal of a flower. So male bees come and pseudo copulates with the flower and is dusted with pollen. और वहाँ पे वो पोलन जो भी लेके आया है वो वहाँ पे रिलीज हो जाते हैं और रादर पोलन पिक हो जाते हैं। When this bee pseudo copulates with another flower, अब सारे फ्लावर ऐसे कर रहे हैं, वो उड़ के दूसरी जगह जाएगा, they transfer pollen to it. तो मतलब कि आप देखो, ऑर्चिड को बिना कुछ दिए उसका काम हो गया, ऑर्चिड को नेक्टर भी नहीं देना पड़ा और ऑर्चिड का काम हो गया, बिकॉज orchid has adapted a mechanism which is known as sexual deceit, समझ में आ गई बात? तो ऐसा भी होता है, जिसको बहुत जोर जोर से हंसी आ रही है उनका तो मैं समझ रही हूँ कि कभी ना कभी तो बेटर नॉट टू से। बेटा सबका कटता है, यहाँ से तुम्हें ये सीखने को मिला, ऐसा कोई नहीं है जिसका नहीं कटता, सबका कटता है। इवन इंसेक्ट का कट जा रहा है, वो फ्लावर देख के अट्रैक्ट हो गया, अरे वाह लड़की, पर पता चला वो तो लड़की नहीं है, वो सूडो कॉप्यूलेट करके आ रहा है, उसको पर वो कॉप्यूलेशन करके भी आ जा रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो फीमेल नहीं है। देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा धोखा होता है दुनिया में, तुम तो फिर भी बहुत छोटे हो। इफ द फीमेल बी कलर पैटर्न चेंज स्लाइटली ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, अब उन्होंने हमें एक बात और बोली कि अगर सोचो इवोल्यूशन के कोर्स में जो असली फीमेल बीज हैं, ये धोखेबाज नहीं, फ्लावर वाली नहीं, जो असली फीमेल बीज हैं, अभी तो आप सीधी सी बात ये है कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द कलर ऑफ ऑर्चिड फ्लावर एंड द फीमेल बी, इनका कलर एग्जैक्टली सिमिलर है, इसीलिए वो बेचारा मेल भी इतना धोखा खा जा रहा है। लेकिन अगर आने वाले टाइम में फ्यूचर में इवोल्यूशन हुआ और ये जो फीमेल बी है इसका कलर चेंज हो गया, तो क्या ये ऑर्चिड सेक्सुअल डिसीट कर पाएगा? नो, द ऑर्चिड विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म सेक्सुअल डिसीट बिकॉज now the female morphology, color patterns have now changed and the bee will be able to identify कि no, this is not the real female, rather this is a sexual deceit. Okay, so colorful pattern change slightly during evolution, pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolves to maintain the resemblance of the petal to the female bee. तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑर्चिड को भी साथ साथ में खुद को चेंज करना पड़ेगा सिमिलर टू दैट फीमेल बी, तब जाके ही वो मेल बी को फिर से बुद्धू बना पाएगा। समझ आ गई कहानी? सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो ये पर्टिकुलर टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था अबाउट दिस चैप्टर। लास्ट में दिया है बिल्कुल चैप्टर के। तो होता क्या था कि जब भी एनसीईआरटी पढ़ते थे तो इतनी लास्ट तक तो हम आते ही नहीं है ना, हम तो स्टार्टिंग के 4 पेज पढ़ के ख़त्म कर देते थे। बट जब मुझे पता चला अरे वाह लास्ट में तो ये दिया है सेक्सुअल डिसीट, मुझे इतना मज़ा आया पढ़ के, फिर मैंने उसको हमेशा पढ़ा। आई स्टडीड एवरी टाइम और एवरी टाइम मुझे अभी भी मज़ा आ रहा है इसको पढ़ा के आप लोगों को। तो आपको मज़ा आया हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड हेयर वी आर डन विद द चैप्टर एंड द पर्टिकुलर टॉपिक। तो हमने ख़त्म करा पढ़ के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा इट विल बी इकोसिस्टम। तो ठीक है पढ़ेंगे। अभी इस पूरे चैप्टर में या इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट है तो भैया डाउट्स मुझसे पूछ लो, मैं बताऊंगी, पूछो तो लेकिन, है ना। तो बाकी और नहीं तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।